पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। किनारा मिले या ना मिले, तू तैरने का हुनर रख। हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है, आज सीजीएल की हमारी आंसर की आ चुकी है प्री की, आपने देख भी ली होगी। जिन भाइयों बहनों के कितने भी मार्क्स बने हो, आपको क्या करना है, सिर्फ अपना एनालिसिस करना है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो मिक्सचर और एलिगेशन में भी आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपकी कमियां कहाँ हैं और उनको इम्प्रूव कैसे करना है। बाकी हम सभी एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल ही रहे हैं। एक बात मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम अपना सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर अभी कर रहे हैं, हमारा ये लगभग तीसरा चैप्टर है। 2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। जितनी भी बहुत सारी थ्योरी थी, लगभग 90% थ्योरी हम कर चुके हैं। बहुत सारी, मतलब अगर ये मान लो कि 10% थ्योरी है, थोड़ी बहुत मैं अभी शुरू में बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस को उठाएंगे। आज की क्लास को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे ताकि वो चीज़ें आप मगअप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप बार बार रिवाइज भी करते रहो। तो आज की जो क्लास होगी वो आपको दिखाएगी कि एडवांस मैथ्स अगर आपने थियोरी कर रखी है, फॉर्मूले कर रखे हैं, तो आपके जो सपने हैं कोई भी, चाहे वो एएसओ बनने के मिनिस्ट्री में या फिर इंस्पेक्टर बनने के जीएसटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो पूरे होंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये एक चीज़ इंश्योर करना चाहता था कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है ना, और कितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आए हो, आप एक बार लगा के देख लेना। आपके सारे के सारे क्वेश्चन, ये नहीं होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा। इंस्टॉलमेंट चैप्टर मैंने करवाया नहीं है, वो इसलिए नहीं करवाया सीआईएसआई में, ताकि चीज़ें आप जो सीआई और एसआई की मेन मेन चीज़ें हैं ना, उन पे अपनी जड़ मजबूत कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है हम वो चीज़ें भी कर लेंगे। तो आज हम अपनी क्लास करते हैं। हमने मिक्सचर और एलिगेशन की तो कर ली, अर्थमेटिक की सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की करेंगे। चलो देखो भाई, एक बार इसको स्क्रीन को कर लेते हैं थोड़ी सी छोटी। आपको ज़्यादा कुछ डिप्रेशन विप्रेशन में जाने की ज़रूरत है नहीं, चाहे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा भी हो, अच्छा ही होगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखो भाई, कुछ चीज़ें हैं, थियरी बताऊंगा पहले मैं। और थियरी किसकी होगी? जो कि अपनी ट्रायंगल्स में यूज़ होंगी। यानी ट्रायंगल्स, इसको आप सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स में भी बोल सकते हो, ट्रायंगल्स में भी कहीं भी बोल लो। मैं तो यही कह रहा हूँ क्योंकि सारे टाइप की ट्रायंगल्स यहाँ पे आ चुकी ना, इसलिए हम सारी की सारी चीज़ें यहीं पे पूरी करते चलेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ हम अब इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ना, सारी की सारी ख़त्म करेंगे। देखो भाई, ये अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप एक बात हो, इसमें हर एक साइड जो होती है वो बराबर होती है। पहले हमने देखा कि भाई तीनों की तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों के तीनों एंगल जो है 180 जो है पूरा का पूरा 3 एंगल्स में बढ़ जाएगा, सेम सेम, यानी कि 180/3 यानी कि 60 डिग्री में। क्लियर है? ओके जी। अब हम ये बोलेंगे कि भाई इसका एरिया बताओ। एरिया को डिनोट करते हैं डेल से, और इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात ये होगी, इसमें आप हाइट की वैल्यू निकालते हो। हाइट कौन सी होगी? हाइट भाई साहब ये वाली होती है जो कि परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो ये जो h होता है, इस h की वैल्यू होती है √3a/2। क्लियर? ठीक है जी। अब हमने इसमें एक चीज़ देखी, जो g होगा ना, वो g यहाँ पे आएगा और यहाँ ऊपर वाला बड़ा R हो जाएगा और नीचे वाला छोटा r, और इसका रेशियो क्या होगा? 2:1। तो हमने देखा, देखो ये आपको सिर्फ नोट करने फॉर्मूले, याद मैं करवा दूंगा। बड़े R की वैल्यू होगी a/√3, और जो छोटा r होगा ना, वो इसका भी आधा हो जाएगा, बड़े R का आधा हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो स्मॉल r यानी कि इन रेडियस जो होती है, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि a/2√3। ये 2 नीचे लगा दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो r और r का रेशियो है ना, r और r का रेशियो, ये होता है आपका 2:1, है ना। क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ g वाला पोर्शन कटेगा और r का रेशियो क्या हो जाएगा?
इस वाली ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा 2:1, यहाँ पे दिख भी रहा है। और ये देखो ट्राइंगल यानी कि एरिया का फॉर्मूला √3/4a² ये होता है। लेकिन अगर आपको हाइट दे रखी हो तो सीधा एरिया निकालना है, तो ये नहीं कि आप हाइट पुट करो फिर ए की वैल्यू निकालो, ए यहाँ पे पुट करो, नहीं, हम कहेंगे अगर हाइट दे रखी तो h²/√3 फार्मूला लिखता हूँ। क्लियर है? तो एक बार चारों के चारों पांचों फॉर्मूले हैं वो याद करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, यानी ए और ए, और तीनों एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं 60, 60 और 60 डिग्री के। क्लियर? ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्मूला आता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है √3/4a²। क्या होता है जी? √3/4a²। बोलो एक बार आप भी, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? बिल्कुल सही कहा, √3/4a²। और अगर मैं h के टर्म्स में करूं तो क्या होगा? h²/√3। क्या होगा जी? h²/√3। बिल्कुल ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आता है हाइट का ही, यानी कि एल्टीट्यूड। वो होगा जी, देखो इस हाइट को ही हम क्या लिख सकते हैं? एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, या आप बेशक से लिख देना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √3a/2। हाइट और एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? √3a/2। जो बड़ा आर और स्मॉल आर है उसका रेशियो होता है जी 2:1, और जो बड़े आर की वैल्यू है वो होती है a/√3, और स्मॉल आर की वैल्यू होती है a/2√3। क्लियर है? इसके ऊपर इक्विलेटरल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, अभी मैं एक क्वेश्चन बना के आपसे करवाता हूँ, ठीक है? वैसे क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, पहले एक बार मैं इनके ऊपर क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड निकालता हूँ फिर मैं। देखो भाई क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कहेगा सर ये बताओ कि इसकी ना ये है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये इसकी तीनों साइड बराबर हैं, ये है 3 सेंटीमीटर, फाइंड करो डेल। तो डेल का फॉर्मूला बोलूँगा मैं √3/4a², यानी कि √3/4 और a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है भाइयों? 9√3/4। √3 पीछे लिख दिया और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर होगी एक चीज़? इसी में अगर मेरे को दूसरी चीज़ निकालनी हो हाइट, तो आप बोलोगे कि भाई फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a या √3a/2। तो आपको क्या करना है? a की जगह बस 3 लिख देना, यानी 3√3/2। मैंने क्या किया? सिर्फ 3 को आगे लिख दिया उस a की वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट आप बोलेंगे कि भाई मैं निकाल देता हूँ इसका क्या? बड़ा आर, और बड़े आर की वैल्यू कुछ नहीं होती a/√3, बस a की वैल्यू रखी 3 साइड और अपॉन √3। अब ये बताओ एक बात, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 × √3 का स्क्वायर ही तो 3 होता है, और जब अपॉन में √3 होगा तो 1 से 1 √3 कट जाएगा, तो क्या आएगा? सिर्फ √3। क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल ठीक। और जो स्मॉल आर होगा वो इसी का आधा हो जाएगा, या तो आप √3/2 सीधा लिख लो, या फिर आपको एक अलग से निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, a की जगह 3/2√3। अब ये जो √3 है इससे जब ये कटेगा तो सिंपल एक √3 आ जाएगा और आंसर बाय में आ जाएगा 2। क्लियर होगी जी? ये आपकी चारों की चारों चीज़ें होगी एक चीज़ आने से। इस क्वेश्चन को एक बार नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्या दिया? इसने बोला कि भाई ये जो है ना इसकी ये हाइट है, हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये हाइट है इसकी वैल्यू दे दी इसने 9 सेंटीमीटर। क्या दे दी? 9 सेंटीमीटर। फाइंड करो आप एरिया। तो आप क्या करोगे? आप कई बच्चे बोलेंगे h = √3a/2, यहाँ से h वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लूँगा, और a को मैं इस एरिया में पुट कर दूंगा √3/4a²। नहीं, हमने क्या देखा? हमने अभी देखा था इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से देखना जी। देखो √3/4a² तो होता ही होता है, और साथ में हमारा जो फॉर्मूला होता है h² तो मैंने कहा डेल इक्वल्स टू h²/√3। तो h की वैल्यू हो जाएगी 9 का स्क्वायर अपॉन √3। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर मेरे को 9 तो लिख दिया,
मल्टीप्लाई एक 3 लिख दूं और एक 3 लिख दूं, क्योंकि 9 इंटू में 9 आएगा, बाय में √3। ये इसलिए लिखा था कि एक √3 से एक √3 कट जाए। तो देखो 9 या 27 तो पूरा हो जाएगा और √3 आपका साइड में जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट होगी आपकी एरिया की। ये बात समझ में आई या नहीं? तो फॉर्मूला सीधा लगाना आ गया भाई, h²/√3 कैसे किया। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि 9 के स्क्वायर को मैंने 9 इंटू 9 लिखा और उस दूसरे वाले 9 को फिर मैंने 3 इंटू 3 में तोड़ दिया। क्लियर? बिल्कुल। देखो इतना बेसिक से कोई नहीं करवाएगा, एक एक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना के देगा कि भाई आपका ये हाइट तो है, ये आपका जी यानी सेंट्रोइड है, ठीक है, और जो आपकी ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी 2। फाइंड करो आपकी पूरी हाइट क्या होगी, फाइंड करो पूरी हाइट क्या होगी। तो आपने ये नहीं करना छोटे आर का फॉर्मूला लगाना है a/2√3, ए की वैल्यू आई फिर इसके फॉर्मूले ना। आप क्या बोलो, आप कहोगे कि सर जी ये जो वैल्यू है ना, ये मेरे को ये बताइए 2:1 में होता है, ये क्या होता है 2:1 में। ठीक है जी, 2:1 लगा लो। नेक्स्ट, तो इस 1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 4 और 2 मिला के कितना हो गया 6। या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो 1 की वैल्यू 2 है तो इस टोटल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी ना। तो मैंने ऐसे कर दिया भाई, इससे बड़ा आर भी पता लग गया आपको और पूरी हाइट भी पता लगी। क्लियर है? तो यहाँ ऐसे बिल्कुल देखो झटके, एक झटके में निकल गया। ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और लो जी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहता है कि आपकी जो ये हाइट है ना, हाइट की वैल्यू, इसमें इस ऊपर वाले की वैल्यू दे दी मैंने 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लिखूँ या 14 लिख दीजिए। फाइंड करो आप हाइट। तो आपने क्या करना है, आप बोलोगे कि सर ये जो पूरी लाइन है ना, ये 2:1 में बटती है, और 2 की वैल्यू जब 14 है, 2 सत्ते 14, तो ये 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 सत्ते 7, यानी टोटल कितना हो जाएगा 21, या फिर 3 सत्ते 21। ऐसे कर लो सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जी लिखे हुए, और आएंगे जब मैं बताऊंगा भी आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आपको कि भाई आपकी ना ये पूरी की पूरी ये हाइट है, और इस पूरी हाइट की वैल्यू दे दी आपसे, ये मान लो कि 15। क्या दे दी 15, और आपसे पूछ लिया कि जी बड़ा आर बताओ और ये बताओ स्मॉल आर क्या होगा। तो आपको ये नहीं फॉर्मूला लगाना है एच का ये होगा, नहीं, आपने क्या बोलना है, इस पूरी की पूरी ये लाइन बटेगी 2:1 में, यानी कि 3 की वैल्यू 15 दे रखी है क्वेश्चन में, 3 पंजे 15, क्योंकि टोटल की वैल्यू तो 15। तो यहाँ से 2 की वैल्यू भी आएगी, 2 पंजे 10, और 1 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 पंजे 5। तो यहाँ से 10 और 5 एक ही झटके में आ गई। क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट चीज एक इम्पोर्टेंट छोटी सी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा था, एक क्या फॉर्मूला देखा था, मैं क्या बताना चाहता था अभी आपको, बड़ा आर हो गया, छोटा आर हो गया, और एच की वैल्यू होगी √3/2, यानी एक पीछे करें। हाँ देखो भाई, ये कहना चाहता है जैसे हमने बना ली ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ जो है ना, अगर ये साइड ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, इसमें ना आपके चाहे मीडियंस हो, आपकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे एल्टीट्यूड, और उसी को क्या बोलेंगे अपन मीडियन, यही मीडियन होगा। यानी कि अगर दूसरी साइड को जाके बीच में 2 हिस्सों में बांटेगा ना, तो यही वो हाइट है, यही वो मीडियन है। तो मीडियन और हाइट दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पूछ सकता है मीडियन की लेंथ। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि तीनों के तीनों मीडियन की वैल्यू भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर साइड बराबर है ना, वहाँ भी हाइट भी बराबर, वहाँ मीडियन भी बराबर, वहाँ सब कुछ बराबर हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात समझनी है आपको कि जो भी पॉइंट होता है, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो इसका, ठीक है, चाहे वो ऑर्थो हो, या फिर आपका सेंट्रोइड हो, या फिर इन सेंटर हो,
या फिर सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर को इससे डिनोट कर लो एच ओ से, और या फिर आपका ये एच हो गया आपका हड्डी यानी ऑर्थो सेंटर। ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, एक ही पॉइंट क्या होगा, एक ही पॉइंट, जो पॉइंट वो है वही पॉइंट दूसरा हो जाएगा। तो सेम पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि क्या है ना इसमें सिमेट्री है, और जहाँ सिमेट्री आपकी बन गई वहाँ बात खत्म। क्लियर। तो ये सारी बातें थी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बाइसेक्टर का, और बाइसेक्टर हमने कुछ ऐसे किया था कि अगर मैं ये बाइसेक्टर खींच दूं, अगर मैं ये बाइसेक्टर खींच दूं आपका, तो क्या होगा, जो इसका और इसका रेशियो होता है ना, एक्स जेड और वाई डब्ल्यू ले लो, तो मैं कहूँगा एक्स और जेड का रेशियो होगा वही वाई और डब्ल्यू का होगा। ये याद नहीं रखना एक्स कहाँ है जेड कहाँ है, आपने बोलना यहाँ पॉइंट से चलो, ये ओवर में ये, और बाय में क्या होगा, इस साइड से ये और ओवर में ये। ठीक है, एक्स बाई जेड इक्वल्स टू वाई बाई डब्ल्यू। और फिर एक्सटर्नल का भी देखा था कुछ ऐसे करके, है ना भाई, यहाँ से ये चलेंगे तो इसमें एक्स जेड, और यहाँ से ये पूरा वाई है, और यहाँ से ये पूरा डब्ल्यू है, तो भी यही फार्मूला लगेगा। क्यों भाई, इस पॉइंट से एक्स और इसी पॉइंट से आपका जेड, और फिर इस पॉइंट से वाई, इसी पॉइंट से डब्ल्यू। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें ना एक चीज़ देखेंगे हम। अब मान के चलो मैंने बोला कि आपकी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जब ये दोनों साइड बराबर हो। तो याद रखना भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब आप बाइसेक्टर मारोगे, आप एक बात बताओ यार, दो लेंथ ऐसे सेम हैं, तो जब आपका बाइसेक्टर जाएगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा या नहीं, बिल्कुल जाएगा जी। ये दोनों को बराबर हिस्से में बांटता, क्यों बांटता उसका मैं प्रूफ भी दे देता हूँ। आप ये बताओ, इसका और इसका रेशियो अगर सेम है, मैं बोलूँगा ये ए है और ये भी ए होगी, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। तो ए बाई ए जो होगा वही तो ये जेड बाई डब्ल्यू होगा ना, तो इसका मतलब कि 1/1, तो Z इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो Z और W का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोट में बड़े बड़े अक्षरों में एक बात लिख लेनी है, यानी ये एंगल अगर आधा आधा हो रखा है, क्या, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिखो भाई एक बार मेरे साथ, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक सेकेंड, राइटिंग को करते हैं थोड़ी सी बढ़िया ताकि आपको देखने में भी आए प्रॉपर मजा। हमने बोला इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बाइसेक्टर divides the opposite side into two equal segments। तो मतलब कि इस बाइसेक्टर ने क्या करा, ये दोनों सेम सेगमेंट में काट दिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बार नेक्स्ट स्लाइड है, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दो चीज़ें देखनी है आपने। अगर ये आपकी आइसोसेलेस है, अगर पहले दे रखा ये भाई आइसोसेलेस है यानी दोनों बराबर हैं, तो ये जो लगेगा आपका, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर होगा वो क्या करेगा, इन दोनों को सेम हिस्से में बांटेगा। पहली बात ये आप हिंदी में लिख लो कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल सामने वाली साइड को क्या करेगी, सेम हिस्सों में बांटेगी अगर बाइसेक्टर है। दूसरी इसका वाइस वर्सा कैसे बनेगा, ये कह रहा है कोई भी ट्रायंगल है, अगर किसी का बाइसेक्टर अगली साइड को सेम हिस्सों में बांट दे, तो वो इसकी ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। क्यों, जो इसका और इसका रेशियो वही इसका और इसका भी हो जाएगा। यानी कि अगर वो बाइसेक्टर सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, तो वो जो ट्रायंगल होगी वो क्या कहलाएगी जी, आइसोसेलेस। तो दोनों वाइस वर्सा हो गए, आइसोसेलेस सामने वाली को दो हिस्सों में बांटेगी, यानी ये मीडियन बन के चलेगी। तो इस लेंथ को हम मीडियन बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें ये आएंगी एग्जाम में, तो ये क्लियर हो गया सारी चीज़, ठीक है जी। तो मैं एक क्वेश्चन लिखा, जैसे क्वेश्चन आपका कैसे आएगा एग्जाम में, आपका आएगा ये ट्रायंगल बना दी और ये एंगल दे दिया आपका, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, इसने कहा जी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है।
दोनों, और ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। ये बताओ ये x है और ये y है, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। मैं बोलूँगा कि भाई क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों साइड सेम है, यानी 6/6 इक्वल होगा ये x/y, तो जो ये रेशियो है वही रेशियो ये होगा, तो x इक्वल्स टू वाई होगा, यानी 4/4। क्लियर है बात है, क्योंकि ये टोटल 8 था, टोटल भाई 8 था, तो 8 कितने में बटेगा, 4 और 4 में बटेगा कि नहीं, तो मैंने बांट दिए 4 और 4 में। बात समझ में आई? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 6/6 इक्वल्स टू x/y, तो x/y की वैल्यू आ गई 1:1, और जब ये 1:1 में बटेगा x और y इक्वल होगा, तो यानी 8 का आधा 4 यहाँ 4 यहाँ। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आपकी थियोरी में मैं इतने क्वेश्चन करवा दूं ताकि अगर क्वेश्चन आए भी तो आपको पता लग जाए ये क्या है, किस चीज़ पे है। देखो भाई, क्वेश्चन देगा कि भाई ये जो है ना, ये एंगल आपका, ये मान लो कि 30 डिग्री है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, ये एंगल है 30 डिग्री, फिर बोला कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, मैंने बस ये बोला। और फिर बोला ये जो लाइन है ना, ये इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। मैंने क्या बोला, ये बराबर हिस्सों में बांट रही है। अब आप एक बात बताओ, एक तो पहली बात तो होगी ये इक्विलेट आइसोसेलेस, देखो ये वाली और ये वाली लाइन सेम आइसोसेलेस होगी, और फिर सामने वाली को बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ से जाएगा, ये एंगल आपका जो बचा हुआ है वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा जी। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ऊपर वाला भी 30, और पूछ ले ये पूरा एंगल बताओ, तो मैं बोलूँगा जी ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं? आपने पहले क्वेश्चन नोट करना है और फिर ये सॉल्यूशन दिखाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और रिपीट करूँगा, क्योंकि मैंने ये उलटे सुलटे लिख दिए। देखो भाई, ये 8 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, कोई नहीं, आइसोसेलेस में तो 2 बराबर होगी, ये वाली और ये वाली। और जहाँ से ये निकलेगा, जब ये सामने वाली को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं। तो ये 30 है, तो ऊपर वाला भी 30, पूरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर? इसके ऊपर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। देखो भाई, मैंने बोला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज़ देखनी है। क्या चीज़? मैं बोलूँगा कि भाई ये आपका एंगल, ये ए है, ए के सामने ये अल्फ़ा, ये बी है, बीटा के सामने ये गामा है आपका, ये सी है, ठीक है। तो ना याद रखना भाई, जो साइड का ऑर्डर होगा ना ए बी सी, यानी कि साइड जितनी जितनी बड़ी होगी, तो ए के सामने क्या है, अल्फा एंगल, बी के सामने कौन सा एंगल है, बीटा एंगल, और सी के सामने कौन सा एंगल है जी, गामा, तो वो भी इसी रेशियो में होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए साइड जितनी ज़्यादा खुलेगी, ये साइड जितनी ज़्यादा खुलती रहेगी, ये जो एंगल है ना वो भी तो और ज़्यादा खुलता रहेगा। यानी आप एक बात बताओ, ये एंगल हो गया ना थोड़ा बड़ा, तो ये बड़ा होता जाएगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको अभी मैं मिटो दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा, जो आपकी साइडों का ऑर्डर होगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हो असेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो डिसेंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल का भी यही रेशियो होगा। ठीक है? इसके ऊपर एक बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे पहली बात तो यही लिखो भाई, मान के चलो आपको दे दिए 3 साइड, ठीक है, आपको बोला ये P है, ये Q है और ये R है। ये जो एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया एंगल अल्फ़ा, ये एंगल दे दिया एंगल बीटा, ये एंगल दे दिया जी गामा। वाह वाह मेरे शेर वाह, गामा बना दो, ये अल्फ़ा और ये गामा। क्वेश्चन में दे दिया इफ अल्फ़ा इज लेस देन बीटा इज लेस देन गामा, फाइंड ऑर्डर ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, ये बता दो। तो आपको कुछ भी नहीं करना भाई, आपको लिखना है अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा के सामने देखो क्या है, आर, तो लिख दो आर। बीटा के सामने लिख दो क्यू, क्यू लिख दिया, और गामा के साइड में लिख दो पी।
अगर इनका रेशियो ऑर्डर ऐसा है तो इनका ऑर्डर भी ऐसा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा इसके ऊपर। मेरा कहने का मतलब यही है, एंगल जितना ज़्यादा आपका खुलता जाएगा ना, उतनी आपकी साइड खुलती चली जाएगी, उतनी बड़ी आपकी साइड हो जाएगी। क्योंकि आप सोचो, आपके हाथ ऐसे हैं, जैसे जैसे एंगल खुलता गया वैसे वैसे सामने की साइड भी तो बड़ी होती गई। देखो ये है, वैसे वैसे ये सामने की साइड भी बड़ी होती चली जाएगी, है ना। अभी इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये बोलेगा कि सर ये आपका एंगल है 50 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, और आपको साइड दे दी ए बी और सी। पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी सी। या फिर ये भी पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये कहूँगा सर आप पहले 50 60 70 लिख लो ऑर्डर में, 50 60 और 70 ऐसा ही होगा ऑर्डर। ठीक है जी, 50 के सामने क्या है सी, 60 के सामने क्या है बी, 70 के सामने क्या है ए, और इसको भी ऐसा ही ऑर्डर कर दूँ। बात समझ में आई या नहीं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, फिर एक छोटी मोटी चीज़ें और रह गई हैं, वो और बता देता हूँ जो हमारी इस चैप्टर में यूज़ हो सकती हैं। देखो भाई, ये है अपनी राइट एंगल ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। आपको क्या बोलोगे, अगर ये 45 है, देखो आप बताओ, ये अगर 90 है, ये 45 है, तो अपने आप 45 होगा। तो ये याद रखना है रेशियो, ये 1 होगी, ये 1 होगी, ये √2 क्या होगी हमारी पहली चीज़ है, पहली ट्रायंगल 1 1 √2। जब भी ये आपका साइड मतलब एंगल जो है ना 45 45 होगा, तो आपकी जो साइड्स होंगी ना 1 1 √2 के हिसाब में चलेंगे। क्लियर है? ठीक है जी। अब मज़ा तो आएगा दूसरी में और दूसरी क्या कहती है, दूसरी ये कह रही है भाई एक हमारी ये वाली ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल सेम टू सेम हमने ले ली यहाँ। ठीक है जी, ये 90 है, इसमें 30 जी यहाँ है और इसमें 60 यहाँ है, और इस वाले में ऊपर 30 और नीचे 60 बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर ऐसा है ना, तो याद रखो भाई 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने होता 2। मैंने क्या बोला, ध्यान देना है कि 45 वाले में तो कुछ नहीं, 1 1 √2, एक एक √2। मेरे साथ बोलो भाई, 45 में क्या होगा 1 1 √2, क्या होगा 1 1 √2, यानी 90 के सामने क्या होगा √2। क्लियर? दूसरा, अगर 30 60 है तो समझो भाई 30 के सामने होगा जी 1, 30 के सामने क्या होगा 1, 60 के सामने क्या होगा √3। क्या बोला, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, यानी 1 √3 2। क्या बोला मैंने, 1 √3 2। अब इसमें लिखवाओ, बताओ 30 के सामने क्या होगा 1, 60 के सामने क्या होगा √3 और 90 के सामने क्या होगा 2। ये ना आखिरी बार और बोल रहा हूँ, एक बार आपने मेरे साथ रिपीट करना ताकि याद हो जाए बस। मैंने बोला 45 अगर एंगल होगा तो 1 1 √2 होगा, और अगर अपनी ट्रायंगल ये ऐसी बनी 30 60 वाली, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। ऐसा इसमें भी कर सकते हैं कि भाई 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। क्लियर? चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, मैं खुद ही बना देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। जैसे आपको बोलेगा भाई ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ये है ऐसे, ये एंगल 45, दूसरा नहीं दिया, ये एंगल 45, तो मेरे को पता भाई तीनों में सम अगर 180 करना है तो 90 हो गया, तो 45 45 ही करूँगा तभी बनेगी बात। और इसने क्वेश्चन ने कहा कि भाई ये आपके 2 है, फाइंड करो ये साइड और ये साइड तो आप क्या बोलोगे, आप कुछ नहीं कहोगे, आप कहोगे कि जी अगर ये हमारा 45 का केस है 90 है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख दो 1 1 √2, 1 1 √2, यानी एक की वैल्यू 2 दे रखी है जी, इस एक की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इस एक की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, और इस √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी 2 √2। बहुत ही आसान है भाई, हो गया, समझ में आ गया। ये थोड़े थोड़े आसान चीज़ें हैं, ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके हाथों पे बैठ जाए। दूसरा देखो, एक 30 वाला भी कर लेते हैं। ये कह रहा भाई ये आपका 30 डिग्री है,
ये आपका 60 डिग्री है, देगा नहीं बेशक, एक ही एंगल दे दे। तो इसने बोला ये है आपका 5, फाइंड करो दूसरी चीज़ें। तो अपन क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर क्या होता है 30 के सामने जो है ना, 30 के सामने वो 1 होता है, और 60 के सामने आपका √3, और इसके सामने होता है 2, ठीक है। और सर ने क्या दिया, 1 की वैल्यू दे दी 5, दे दिया ना 5, तो √3 की वैल्यू क्या होगी भाई 5√3। क्लियर भाई, 5 से गुना करना, इसको भी 5 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, बस ये हो जाएगा और कुछ नहीं। क्लियर है, ये और ये मैंने निकाल दिया। बस ये मैं आपको बताना चाहता था कि क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होगा। चले आगे, चलो भाई अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम बस 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे थोड़ा सा चीज़ों को या रिवीजन करने के लिए। देखो भाई, if any two sides of a triangle are produced along its base and the exterior angle thus obtained are bisected, then these bisectors will include, कुछ नहीं करना, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। इसने ये बोला है कि भाई जो आपका बेस है, if any two sides of a triangle are produced along its base, देखो ये इस साइड कर दी, ये उस साइड कर दी, तो दोनों साइड अगर मैंने आगे खींच दी, कर दिया भाई, मन कर रहा था कर दी। फिर क्या करा, एंड द एक्सटीरियर एंगल दस ऑब्टेन्ड, जैसे ही आपके एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे उसको बाइसेक्ट कर दिया, उसको कर दिया जी बाइसेक्ट। बाकी है ना, आपने जब अगर तैयारी करी हो, रिवीजन करी हो, तो वहीं पे हमने बताया था ना, एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो एक्स सेंटर होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है जी 90 - a/2। अगर ये ऊपर वाला एंगल ए है तो नीचे वाला क्या एंगल होगा 90। अगर देखो आपने वो पहले वाली क्लासेस नहीं करी हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले 2 से 3 क्लासेस मैं करवा चुका हूँ, प्लीज़ एक बार आप वो क्लासेस देख लो, ताकि ये फॉर्मूले जल्दी जल्दी फिर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो एक चीज़, इसने क्या कहा, हाफ द सम ऑफ द बेस एंगल, सारों में बेस एंगल की बात कर रखी है, यानी बी की और सी की। अब मेरे को पता है तो मैं लिख दूंगा भाई 90 - a/2 को क्या लिख सकता हूँ भाई 180 - a और बाय में 2, मैंने क्या ले लिया एलसीएम। और अभी आपको पता ही है कि भाई a + b + c क्या होता है जी 180, तो 180 - a यानी a उस साइड चला जाएगा तो b + c आ जाएगा ना 180 - a। और ये वाली चीज़ मैं जब इसमें पुट करूँगा तो आप क्या बोलोगे 180 - a की जगह b + c और बाई 2, यानी कि हाफ द सम ऑफ द बेस एंगल्स। बेस एंगल्स का जो सम है और उसका हाफ होगा, ना तो डिफरेंस होगा ना डिफरेंस होगा खाली, ना सम होगा, हाफ द सम ऑफ द बेस एंगल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला यूज़ किया है। क्या किया 90 - a/2, फिर हमने किया एलसीएम 180 - a/2। हमें पता है, या तो यहाँ पे लिख लो आप 180 की जगह a + b + c, a से a कट जाएगा तो बच जाएगा क्या b +, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप 180 की जगह a + b + c, और बाद में फिर -a/2 है तो भाई a से a कट जाएगा तो खाली b + c/2 बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलो भाई। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, मैंने आई को बना दिया जी इन सेंटर, ये आपका इन सेंटर हो गया। बी एंगल की वैल्यू दे दी 36, ये हो गया बी एंगल। बी एंगल पूछ रहा फाइंड ए आई सी, ए आई सी कर दो जी, कर दो जी, ये ए है, ये सी है, ये आई है। भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है अगर ये इन सेंटर है तो इन सेंटर में इसका फॉर्मूला होता है 90 + b/2, यानी कि 90 प्लस जो सामने उसका आधा, 90 + 18 यानी ये हो जाएगा आपका 108 डिग्री। क्लियर, इससे आसान क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। क्या किया, बस देखो सीधा भी आप कर सकते, बी है और ए आई सी पूछ लिया तो उसके सामने ही तो है, तो 90 + 36 का आधा 18 यानी कि 108, मुँह जुबानी भी हो सकता था, है ना। करें अगला, देखो जी ऑर्थो सेंटर दे दिया जी। ऑर्थो सेंटर में आपको पता है एक 63 है, तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है सम 180 होता है। क्या हमने ये चीज़ की थी कि भाई ये अगर a है तो ये 180 - a होगा। अगर यहाँ b की वैल्यू ही 63 दी है और इसने पूछ लिया AOC, देखो O होता तो सर्कम सेंटर है, लेकिन अब की बार इसने बता दिया ऑर्थो सेंटर बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये 180 - 63 होगा। और देखो 10 में से 3 गया 7 आएगा आखिर में, और आखिर में 7 सिर्फ इस ऑप्शन में है, घटा भी लो तो 117 ही आएगा। क्लियर, बहुत अच्छी बात। चलो भाई नेक्स्ट,
ऑर्थो सेंटर देखो ये आपको अब याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया था कि इन सेंटर में फॉर्मूला क्या लगेगा, सर्कम सेंटर में 2a हो जाता है, ऑर्थो सेंटर में सम 180 होता है ना। चलो नेक्स्ट देखो भाई ये आगे बात, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसे मान के चलो पेपर में आपकी बच गई सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, आपने पढ़ा ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल और आंसर देखें। देखो भाई इक्विलेटरल का मतलब सब कुछ बराबर, और सब कुछ बराबर है तो आंसर में सब कुछ बराबर ही होगा और बस कुछ होगा ही नहीं। अब करेंगे कैसे, देखो इसने कहा ए बी सी क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्विलेटरल में, और क्या मैंने अभी आपको बताया था इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें बराबर, सारी चीज़ें लिख लो बेशक हिंदी में, सारी चीज़ें बराबर होती हैं चाहे कुछ भी हो। यानी आप लिख सकते हो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एवरी साइड या एल्टीट्यूड या फिर कुछ भी हो इज इक्वल, तो ये चीज़ लिख लो तो आप क्या कहोगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कुछ भी नहीं देखना और ठीक है। इक्विलेटरल यानी सब कुछ सेम, तो आंसर में भी सब कुछ सेम, क्योंकि देखो यहाँ ए 2b 4c, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट देखो सॉरी, 2 साइड्स दे दी राइट एंगल की 9 और 40, क्या हमने पढ़े थे उस दिन भाई ये तो याद रखना आपको, 9 40 41। मान कर चलो याद ना हो तो मैं क्या कहूँगा 9 है, 9 का कैसे निकाला था, पहले स्क्वायर -1/2, दूसरा होगा 9 स्क्वायर +1/2। पिछली क्लास में हमने अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी निकालने सीखे थे, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ पिछली वाली क्लास सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का 3rd क्लास आप देख लो। देखो 9 का स्क्वायर 81 में से 1 गया, 80/2 40, और ये हो जाएगा 41, तो आ गया ना तीसरा 41। ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 9 ये 40, तो ये कैसे निकलेगा भाई, हम कहते हैं h² = p² + b², इनका सम करोगे ऐसे ऐसे करोगे, 81 + 1600 तो 1681, और इसका अंडर रूट क्या होगा 41। भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, एक बार आप ये नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। हो गया, देखो 9 40 के साथ क्या होगी तीसरी साइड 41। इसने क्या पूछा, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल तो मेरे को पता है बड़ी आर होती है, और बड़ी आर होती है जी c/2 यानी कि 41/2, आपको पता है ना बड़ी आर ये होती है, तो बड़ी आर क्या हो जाएगी यही वाली तो है, और 41/2 का मतलब होता है जी 20.5 हो जाएगा। बिल्कुल मुंह जुबानी भी कर सकते थे कि भाई 9 40 41 और 41 का आधा हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। करें आगे, देखो अगला दे दिया भाई राइट एंगल ट्रायंगल है 13 84 और इन सर्कल बताओ इसकी रेडियस। क्या मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था जी, 13 का स्क्वायर -1/2 और 13 का स्क्वायर +1/2, यानी कि अगर 13 का स्क्वायर 169 में से 1 गया 168, और 168/2 होता है 84, और ये हो जाएगा जी 85 क्योंकि 170/2, तो तीसरी वैल्यू 85 है, ये 13 है, ये तो स्मॉल आर पूछा इसने रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो इन सर्कल होता है जी a + b - c/2। आपको घोट घोट के पिलाया था ये फॉर्मूला, याद रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई अगर पिछली वाली क्लासेस ना देखी हो तो प्लीज़ एक बार देख लो, फिर आपके क्वेश्चन भी ऐसे मलाई की तरह निकलने लगेंगे। कैसे करना है सम, 84 में से 85 गया -1 बचेगा, और 13 में से 1 गया 12/2 हो जाएगा 6, ऐसे करना है जी, ठीक है। 84 में से 85 गया -1, 13 - 1 12, और 12/2 हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा जी 6। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट दे रखा जी सम बताओ इन रेडियस और सर्कम रेडियस का राइट एंगल ट्रायंगल। 8 15 का तो आपको पता ही होना चाहिए, 8 15 17 होता है। अगर फिर भी याद नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 का कैसे निकालोगे, इसका पहले ही आधा होता है, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर +1। यहाँ आधा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले ही आधा हो चुका है। तो 8 4 का स्क्वायर -1 15, ये हो जाएगा 17, ऐसे निकल गए, नहीं तो हमें पता भी है। आप एक बात बताओ, 8 15 ले लो, ठीक है भैया, मैंने एक साइड ले ली 8, एक ले ली 15। आप है ना एक अलग से बड़ी आर भी निकाल सकते हो, 17/2 हो जाएगी, है ना, और एक छोटी आर भी निकाल सकते हो, क्या 8 + 15 - 17/2, ये भी निकाल सकते हो, जो भी आएगा भाई
8 में से कितना 2, 6/2 3 ये आ गया। अब इनको जोड़ना है, r+r ये हो जाएगी 17/2 का मतलब हो गया 8.5, 8.5 + 3 ये हो जाएगा 8 और 3 11.5। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा ऐसे बिल्कुल मत करो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना जी। आपको कैसे करना है ध्यान से देखो। आप लोग एक बात बताओ, क्या हमने जब पिछली क्लास की तो क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये ए, ये बी, ये सी, जो बड़ा आर है और उन छोटा आर है इसका सम पढ़ा था हमने, सीधा फॉर्मूला a+b/2 पढ़ा था ना। तो ए की वैल्यू क्या है, ये 8 है और ये 15 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 + 8 यानी 23, और 23/2 क्या हो जाएगा जी 11.5। यानी एक ही लाइन में मुंह जवानी भी आप कर सकते थे कि आर और आर का सम क्या होगा, इन दोनों का जोड़ और आधा, और इन दोनों का जोड़ का आधा क्या हो जाएगा 11.5। क्लियर है? एक बार नोट करो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो बात बनेगी नहीं। हो गया? ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ये। आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान, इफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन p+1 p-1 फाइंड करो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। आप एक बात बताओ, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी को मान लो p+1 है, सबसे बड़ी p+1, यहाँ होगी एक साइड p होगी, एक साइड p-1। आप एक बात बताओ, एक एक का डिफरेंस है, देखो ये इससे एक कम है, ये इससे एक ज़्यादा है, तो अगर मैं ये बोलूँ ये 4 हो, ये 3 हो और ये 5 हो, देखो 4 से 1 कम 3, 4 से 1 फालतू 5, और है ना ऐसा रेशियो कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में होता, 3 4 5 में। ये आपको याद भी रखना है। तो 3 4 5 हो गया। ठीक है, एक बार इसको प्लग कर देते हैं। ये मांग रहा है बैटरी, हमारी एलईडी नहीं मैकबुक। देखो भाई, हमने क्या बोला, हमने ये बोला 3 4 5 ही होता बस, तो इसने स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज पूछ लिया, तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये पूछा है ना, ये लगा दो। आप ये मत कर देना हाइपोटेन्यूज देख के सीधा 5 लगा दो अगर निकलने के बाद। पूछा क्या है ये ध्यान रखो, पूछा है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। अगर देखो हाँ, इस क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं, मान के चलो आपको p-1 p+1 ना दे रखा हो या कुछ और दे दिया हो, तो आपको पता ही है भाई इन दो का स्क्वायर, p का स्क्वायर और p-1 का स्क्वायर ये बराबर होंगे किसके, p+1 के होल स्क्वायर के, है ना। ऐसे बन जाएगा। अगर आपका और कुछ दे रखा हो तो हमें इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो वो जो काटा पिट्टी होगी वो अपने आप आंसर निकाल देगा, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे कुछ और कर दें तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर 7 और 12। क्या मैंने आपको बताया था टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? मैंने बोला था भाई टोटल पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी वो कैसे निकाल सकते हो, 2 इंटू में स्मॉलेस्ट साइड -1। पिछली वाली क्लास में बताया था 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 यानी 7 दूनी 14 में से 1 गया 13। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलो मेरे को तो 12 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, तो सीधा 7 दूनी 14 में से 1 गया 13 आ जाएगा आंसर, पहली बात। दूसरा, अगर आप को फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मैं तो कह रहा हूँ भाई करो, क्योंकि अगर 12 नहीं दिया ना तो दूसरी चीज़ नहीं लगेगी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सी होगा ना वो 7 जमा 12 से तो छोटा होगा, और 7 माइनस 12 इसका मोड कर देता हूँ, इससे बड़ा होगा, यानी कि 12 और 7 19 से छोटा, और 12 में से 7 गया कितना आएगा 5 से बड़ा। अब आप गिन लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल आपकी साइड ये कितनी 19 लेनी नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी 13 हो जाएंगी टोटल। देखो ना 5 लेना ना 19, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये हो जाएंगी। लेकिन जब चीज़ ये बड़ी हो जाएगी ना फिर गिनने थोड़े से भारी हो जाएंगे या फिर दिक्कत हो सकती है। देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज स्मॉलेस्ट साइड इज 5। सिर्फ 5 दे दी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज मैं क्या बोलूँगा, टोटल
पॉसिबल वैल्यूज़, टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, ये होंगी 2 इंटू में स्मॉलेस्ट -1, 2 पंजे 10 में से गया 9। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी में देखा था ना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। हमने पढ़ा था कि सर्कम सेंटर होता है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का वो होता है इंटरसेक्शन ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और वो कैसे देखा था, ऐसे देखा था भाई, कहीं से भी हम चलेंगे, कहीं से भी हम चलेंगे, हमने लिया यहाँ से, ये परपेंडिकुलर भी है और सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा और बराबर भी बांटेगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा यहाँ पे और बराबर भी बांटेगा। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। तो ये आपका बन जाएगा सर्कम सेंटर, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है ना, ऑप्शन पढ़ो, परपेंडिकुलर अलग है, बाइसेक्टर अलग है, क्या लगाएं। देखो एल्टीट्यूड लगा नहीं सकते क्योंकि एल्टीट्यूड से क्या बनता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, मीडियन लगा नहीं सकते क्योंकि मीडियन से क्या बनता है, सेंट्रोइड, पता ही है जी। और परपेंडिकुलर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता यार क्या हो सकता है। तो जब हमें चूज करना होगा इन दोनों के बीच में से, तो मैं परपेंडिकुलर ना लगा के मैं सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्टर को चूज कर लूँगा, क्योंकि बाइसेक्टर से हमारा कोई नहीं बनता, सिर्फ सर्कम सेंटर बनता है। अब आप बोलोगे सर जी बाइसेक्टर से तो इन सेंटर बताता, लेकिन भाई वो एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। खाली बाइसेक्ट कर का मतलब होता है जो सामने वाली साइड को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगा ये। तो हम इस केस में जब परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी हो तो बाइसेक्टर को मानेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर से वही हम ऑर्थो सेंटर की फीलिंग ले जाते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर एक तरीके से ऐसे ही तो है यार, है ना। तो आपको क्या बोलना है, आप बोलोगे मीडियन हो नहीं सकता, एल्टीट्यूड नहीं होगा। जब इन दोनों की बात होगी तो मैं परपेंडिकुलर ना लेके मैं बाइसेक्टर को टच कर दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब इन दोनों में से चूज करना हो। वैसे आंसर क्या होगा, प्रॉपर जो आंसर होगा, प्रॉपर आंसर वो भी आप लिख लो, वो होगा जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। भाई रिवाइज कर लो उनको बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ इन सर्कल बतानी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसकी साइड 18 है, बता देंगे यार, कोई भी छोटा बच्चा भी बता दे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना इसको, बड़े छोटे आर की वैल्यू क्या होगी इन सर्कल की, a/2√3, आज ही बताया है, याद हो रखे हो तो, पहली स्लाइड में बताया था। तो a की वैल्यू है 18/2√3, 2 से काट दो, आंसर क्या आएगा 9/√3। और 9 को क्या मैं अगर 3 गुना 3 लिख दूँ, 3 या 9, तो 1√3 से ये कटेगा तो 1√3 आ जाएगा, तो यानी 3√3। तो ऑप्शन बोल दूंगा मैं 3√3। ये बना नहीं हमारा 3√3, ऐसे बना नहीं इसमें मैक में, बाकी बन सकता था, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था लेकिन कोई नहीं, 3√3 आप अभी ये समझ लो, क्या पता है ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए। ये लिख रखा 2/√3, इसका मतलब है 2/√3, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सीधा आ गया ना डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ इन सर्कल बताओ ओके जी, रेडियस बतानी इन सर्कल की, यानी नीचे वाली वैल्यू, यानी कि नीचे वाली ये वैल्यू बतानी है। मैं यार एक बात बताओ, दे क्या रखा है, दे रखा है पूरी हाइट 24। अगर ये पूरी हाइट आपकी 24 है तो क्या मैंने बताया था ये 2:1 में बटेगा, ये बड़ा आर होगा, ऊपर नीचे छोटा आर होगा। तो अगर 3 की वैल्यू पूरा 3 अट्ठे 24 है ना, 3 अट्ठे 24, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अट्ठे 8 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ लेता बड़े आर की वैल्यू तो होता 8 दूनी 16। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से ही करने क्वेश्चन। और आप अपने दोस्तों से पूछना वो क्या कर रहे हैं, हाइट की वैल्यू निकाल रहे √3a/2, ए को फिर पुट कर रहे हैं इसमें, नहीं सीधा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं चलो नेक्स्ट में वही, ये मान लो कि पिछले वाला ही पूछ रखा हो बड़ा आर तो इसलिए गायब हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, अच्छा अभी आगे दोबारा वही क्वेश्चन,
देखो भाई, आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमने थ्योरी भी की, सारी चीज़ें की, बढ़िया बढ़िया चीज़ें की। एक तो थ्योरी हमारी अभी ये मान लो कि पूरी हो गई, फिर भी बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें आती रहेंगी, वो मैं आपकी क्वेश्चंस के साथ करवाता रहूँगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एक दो क्लासेस और इसके सारे क्वेश्चन ख़त्म। और जैसे ही इसके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देंगे, हम बन जाएंगे बेताज बादशाह। किसके? सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के। तो आपको जितना भी मैंने सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स करवाया है उसको अच्छे से करना है जी, ठीक है। आज हमने बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन हो गया था। इनको रिवाइज करके आना भाई अच्छे से, बढ़िया, एक नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और शायद कल की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ हरियाणा, और वहाँ पर इतने सब्सक्राइबर करवाएंगे मेरे को, मैं खुद लग के सारे भाइयों से खुद। एक हफ्ते का टारगेट रहेगा अपना पूरा का पूरा कि 1000 सब्सक्राइबर तो हम करवा लें, और हम अपने 4000 वो चावर्स भी पूरा करवा दें दोस्तों को बोल के, ताकि आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देखो, अच्छे से देखो भाई, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। भाई आपका सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, मेरा सपोर्ट आप करो। चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही हैं, और बिल्कुल हाई क्वालिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छा खाते रहिए, अच्छा पीते रहिए, और भाई सो मत प्लीज़, ये थोड़े से दिन हैं, सब कुछ त्याग दो, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।